नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग को। यदि हम द्विवेदी युग को देखें तो भारतेंदु युग के बाद जो अगला युग आता है वह द्विवेदी युग आता है। अब ये जो द्विवेदी युग है इसका नाम पड़ा हिंदी साहित्य इतिहास के एक बहुत बड़े विद्वान हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ गया। ठीक है, यदि हम इसकी समय सीमा को देखें तो 1900 से 1918 द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। अब द्विवेदी युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके के बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। तो एक एक करके इनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम सबसे पहले देखें तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब यदि हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग की समय सीमा संवत 1950 से 1975 मानी है। ठीक है, 1950 यानी 1893 ईस्वी से 1918 ये द्विवेदी युग की समय सीमा मानते हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान की संज्ञा दी है। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है, और इसके बाद बच्चन सिंह ने इसे पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहा है। ठीक है, ये तीनों बातें आप ध्यान में रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, नई धारा द्वितीय उत्थान। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा जागरण सुधार काल, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने पूर्ण स्वच्छंदतावाद काल। ठीक है, ये तीनों बातें आप ध्यान में रखना। इसके बाद यदि हम देखें तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली का सबसे अधिक विकास हुआ। इस युग में गद्य और पद्य दोनों के लिए ही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि जब हम देखते हैं पीछे से, जब भारतेंदु युग था तो वहाँ पर हमें खड़ी बोली का प्रयोग गद्य में देखने को मिल जाता है, लेकिन जो पद्य की भाषा थी वह अभी भी ब्रज ही बनी हुई थी। लेकिन जब द्विवेदी युग आया और तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अथक प्रयासों से जो पद्य की भाषा भी हिंदी हो गई इस युग में। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना कि ये जो युग है ये खड़ी बोली हिंदी की युग की जो खड़ी बोली है हिंदी, उसकी साहित्यिक स्थापना का युग है। यानी कि इस युग में जो खड़ी बोली हिंदी है वह एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, और द्विवेदी युग में हम देखें तो हमें हिंदी परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मत रूप में सामने आई। यानी कि इस युग में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया जो कि व्याकरण सम्मत भी थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, यदि हम सबसे पहले देखें तो ब्रज भाषा के स्थान पर साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीयता की नवीन दृष्टि का विकास हुआ और देश प्रेम की भावनाएं अभिव्यक्त हुई। जैसे कि हमने भारतेंदु युग में देखा तो जो उसमें राष्ट्र प्रेम था, उसमें राष्ट्र प्रेम और राजभक्ति दोनों थी। यानी कि उनको अपने राष्ट्र के प्रति भी प्रेम था, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की नीतियों को भी वे सही ठहराते हुए दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो इसमें एक राष्ट्रीयता की नवीन दृष्टि का विकास हुआ और सभी के सभी के अंदर एक देश प्रेम की भावना भावना उत्पन्न हुई। क्योंकि हम देखेंगे द्विवेदी युग के समय ही हमें गांधी जी का प्रभाव भी देखने को मिलता है, और बहुत सारी बातें हैं जिस कारण से इस काल में राष्ट्रीयता की नवीन दृष्टि हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो अधिकांश रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। यदि अब हम इतिवृत्तात्मकता की बात करें तो इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है किसी एक विषय पर अत्यधिक जोर देना, उसे ही इतिवृत्तात्मकता कहा जाता है आसान शब्दों में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि श्रृंगारिकता का विरोध किया गया इस काल में और नैतिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया। जब हम देखते हैं तो रीतिकाल में, जैसे रीतिकाल देखते हैं हम तो उसमें हमें श्रृंगारिकता की प्रधानता देखने को मिलती है। उसके बाद भारतेंदु युग आया, उसमें हमें श्रृंगारिकता उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी रीतिकाल में थी, लेकिन फिर भी हमें श्रृंगारिकता भारतेंदु युग में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो इसमें श्रृंगारिकता को एकदम नकार दिया गया और श्रृंगारिकता का प्रयोग हमें न के बराबर देखने को मिला इस युग में। यही बात आप ध्यान में रखना, परीक्षाओं में पूछ सकते हैं कि किस किस युग में श्रृंगारिकता हमें देखने को मिल जाती है। उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, तो आपका उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, इसके बाद द्विवेदी युग में प्रेम होना था, प्रेम के आदर्श रूप की अभिव्यक्ति की गई। यहाँ पर गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रेम के आदर्श रूप की अभिव्यक्ति की गई, यानी कि प्रेम को इन्होंने एक आदर्श रूप में देखा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, जो कि द्विवेदी युग के सूत्रधार माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता थे राम सहाय द्विवेदी, और यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी।
अब यदि इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह गांव के स्कूल में हुई। उसके बाद रायबरेली के जिला स्कूल में उनकी शिक्षा हुई थी। कुछ समय उन्नाव जिले की रंजीतपुरवा स्कूल में तथा कुछ समय फतेहपुर में पढ़ने के बाद वे अपने पिता के पास बम्बई आ गए थे और बम्बई में ही उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। इन्होंने कुछ समय के लिए रेलवे में भी नौकरी की। रेलवे में विभिन्न विभिन्न पदों पर कार्य करने के पश्चात झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट ऑफिस में चीफ क्लर्क नियुक्त हुए। उच्च अधिकारी से तालमेल न बैठने के कारण 5 वर्ष कार्य करने के पश्चात इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य के साथ जुड़े और 1920 तक निरंतर इस पत्रिका के साथ जुड़कर उसकी सेवा की। ठीक है। इसमें आप ये जो सरस्वती पत्रिका वाली बात है इसे विशेष रूप से याद रखना कि सरस्वती पत्रिका सबसे पहले प्रकाशित हुई 1900 में। ठीक है। और द्विवेदी जी ने इसके संपादन का कार्यभार संभाला 1903 में। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना और 1920 तक ये इसके संपादक बने रहे। ठीक है। अब यदि इनके काव्य की बात करें तो इन्होंने जो काव्य कृतियाँ लिखी वह अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार की हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी अनुदित काव्य कृतियाँ। सबसे पहली है विनय विनोद, फिर विहार वाटिका, फिर स्नेहमाला, उसके बाद गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुमार संभव सार। ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ जो मौलिक रचनाएं और जो अनुदित रचनाएं हैं इन्हें ध्यान रखना कि कौन सी रचना मौलिक है और कौन सी अनुदित है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इनकी मौलिक काव्य कृतियों पे। यदि हम इसमें देखें तो देवी स्तुति शतक, कन्या कुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र संपादक सत्वा, उसके बाद नागरी, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, फिर सुमन और द्विवेदी काव्यमाला इनकी मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इस काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवि भी हुए द्विवेदी युग के, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। यदि हम मैथिली शरण गुप्त को देखें तो ये भी द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। ठीक है। यदि हम इनके जन्म को देखें तो 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ और कहाँ पर हुआ, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इनके पिता थे रामचरण गुप्त और माता थी काशीबाई गुप्त और इनका निधन हुआ 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। ठीक है। यदि हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी में हुई थी। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं का अध्ययन भी किया था। ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें भी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली आती है साकेत, यशोधरा, जय भारत, शक्ति, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथ वध, फिर वक्संहार, फिर वन वैभव, रंग में भंग, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, रत्नावती, उसके बाद उच्छ्वास, फिर भारत भारती, काबा और करबला और अंत में आती है गुरुकुल। ये इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं जिन्हें कि आप याद रखना, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि हम इनकी पहली रचना मतलब पहले इनके बारे में बात करें तो इनकी जो प्रथम कविता है वह हेमंत है। कौन सी इनकी प्रथम कविता, हेमंत, और ये 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इन्हें महात्मा गांधी द्वारा भारत भारती की उपाधि दी गई थी और किस आधार पर दी गई थी, नहीं सॉरी, इनको महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी और भारत भारती की जो मैंने ऊपर रचना बताई बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसके आधार पर महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। और इन्हें भारत का पहला राष्ट्र कवि कहा जाता है। और दूसरा राष्ट्र कवि अगर आपसे पूछे तो दूसरा राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पहला राष्ट्र कवि कौन था और दूसरा राष्ट्र कवि कौन था। और इसमें ये दोनों बातें आप ध्यान रखना कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई, महात्मा गांधी के द्वारा, और किस रचना के आधार पर, भारत भारती के आधार पर। ठीक है। उसके बाद 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यदि हम हरिऔध के जन्म को देखें तो 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे भोलानाथ उपाध्याय। और यदि हम इनके निधन को देखें तो 16 मार्च 1947 को हरिऔध का निधन हो गया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह निज़ामाबाद, आजमगढ़ में ही हुई थी
और 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू किया था। इसके बाद मिडिल के बाद इनकी शिक्षा के लिए काशी क्वींस कॉलेज गए, परंतु स्वस्थ न रहने के कारण वे वापस लौट आए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। इसके बाद खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहकर संबोधित किया है। क्या कहकर संबोधित किया? आधुनिक काल का सूर्य। यदि आपसे पूछे कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो हरियोध को कहा जाता है। और यदि आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, उन्हें आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा, तो गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास। और यदि हम इसके समय को देखें तो 1914 इसका समय माना जाता है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रिय प्रवास, फिर पारिजात, वैदेही वनवास, रसकलश, फिर चुभते चौबदे और फिर चोखे चौबदे। एक ही रचना है, चुभते चौबदे और फिर चोखे चौबदे, इसकी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। इसके बाद अगली आती है कल्पलता। इसके बाद इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा, ठेठ हिंदी का ठाठ। यहाँ पर ठीक लिखा है, यहाँ पर ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसे भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि श्रीधर पाठक। यदि हम श्रीधर पाठक को देखें तो इनका जन्म 1859 ईस्वी में जौंधरी गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनके पिता थे पंडित लीलाधर और इनकी मृत्यु हुई 13 सितंबर 1928 ईस्वी को। ठीक है। यदि हम श्रीधर पाठक को देखें तो इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक को। ठीक है। और 1915 में लखनऊ में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के 5वें अधिवेशन, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, अधिवेशन के सभापति थे श्रीधर पाठक। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखना कि 1915 में लखनऊ में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके कि ये सभापति थे। ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। इन्होंने भी कुछ मौलिक रचनाएं लिखी और कुछ अनुदित रचनाएं भी इनकी हमें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले आती हैं मौलिक काव्य कृतियाँ। इनमें आती हैं सबसे पहले मनोविनोद भाग 1, फिर जत सच्चाई सार, उसके बाद गुणवंत हेमंत, फिर धनविजय, फिर कश्मीरी सुषमा, फिर मनोविनोद भाग 2 और मनोविनोद भाग 3। इसके बाद है वनाष्टक और संध्या अटन। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप ध्यान में रखना। और ये सभी जो मैंने बताई ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया, इन्हें भी हम देख लेते हैं। इनमें सबसे पहली है गडेरिया और दार्शनिक। इसके बाद है ऋतु संहार, फिर एकांतवासी योगी, फिर उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक। ठीक है, उजड़ ग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखना। ठीक है। और इसका अनुवाद इन्होंने डेजर्ट विलेज नाम की रचना से किया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि रामनरेश त्रिपाठी। यदि हम रामनरेश त्रिपाठी को देखें तो इनका जन्म 1881 ईस्वी में जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन हुआ 1962 में। ठीक है। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह जौनपुर में ही हुई और ये राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में मंच पर लोकप्रिय हुए थे, यानी कि ये कवि के रूप में उतने प्रसिद्ध हुए। इनकी जो प्रसिद्धता का कारण था, ये राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। यदि हम इनकी रचनाओं को देखें तो सबसे पहले इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, इसमें मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप याद रखना। इसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखे, जिसमें कि वीरांगना, वीरबाला और लक्ष्मी हैं। इसके बाद कुछ नाटकों की भी इन्होंने रचना की है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक, इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा द्विवेदी युग को लेकर, और इसमें मैंने जितना भी बताया सब महत्वपूर्ण है। एक एक आप मान सकते हैं कि एक एक अक्षर इसका महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप इस सब को ध्यान से पढ़ लेना और कोशिश करना कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आप नोट्स भी बना लेना। यदि आप किसी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, आगे की कक्षा में छायावाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है।